हाँ तो बच्चों, आज नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है ये, न्यू चैप्टर है हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। जीव जनन कैसे करते हैं। बच्चों जनन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अपने समान संतानों उत्पत्ति करने की क्षमता। द कैपेबिलिटी ऑफ same individuals. Its process called reproduction. First question: what is the importance? What is the importance of DNA? DNA copying. Copying in reproduction. What is the importance? यानी क्या भूमिका है ऑफ डीएनए कॉपिंग? मीन्स होता है प्रतिकृति, फोटोकॉपी। जनन में डीएनए प्रतिकृति की, डीएनए की फोटोकॉपी की क्या महत्वता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों, द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस आर। डीएनए प्रतिकृति बनने के दौरान जनन की क्या भूमिका है। जनन की भूमिका निम्न किस प्रकार से है। फर्स्ट है इसमें, it is responsible for the transmission of parental characteristics to the offspring. Offspring. Offspring में से क्या होता है? New individuals. New individuals नई जो संतति होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, यह जिम्मेदार होता है ट्रांसमिशन यानी ले जाने के लिए, ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, माता पिता के लक्षणों को, टू द ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में। डीएनए कॉपिंग के द्वारा क्या होता है? माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों में ले जाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति, द चेंजेस अकर ड्यू टू इनहेरिटेंस, जो भी इनहेरिटेंस और ट्रेट, जो भी लक्षण होते हैं, ट्रेट्स मीन्स होता है लक्षण, किसके? पेरेंट्स के जो भी लक्षण होते हैं उनमें जो भी बदलाव आता है, फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि माता पिता की लक्षणों में जो भी बदलाव होता है वो अगली पीढ़ी में जाता है। दिस लीड टू सर्टेन जेनेटिक वेरिएशन। तो ये क्या कहलाती है? ये जेनेटिक, ये आनुवंशिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। वेरिएशन में से होता है विभिन्नताएं, विच आर यूजफुल फॉर इवोल्यूशन, यह लाभदायक होती हैं, जो लाभदायक होती हैं
इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उस समय का जो भी काल होता है, तो ये जैव विकास के लिए, स्पीसीज के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं डीएनए कॉपिंग के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं जनन में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन, क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाई इज वेरिएशन beneficial to the species but no necessary for the individuals, but not necessary for the individuals। बच्चों वाई इज वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स भिन्नताएं, बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज, यानी स्पीसीज मीन्स क्या होता है, एक जाति के लिए भिन्नताएं किस प्रकार से लाभदायक हैं, बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, और यह इंडिविजुअल में से एकल एकल के लिए क्यों नहीं लाभदायक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। भिन्नताएं यानी कि एक स्पीसीज जाति, एक जाति के लिए तो लाभदायक है, परंतु एक एकल व्यक्ति के लिए लाभदायक क्यों नहीं है, ये हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों ध्यान देंगे इसमें, वेरिएशन अलाउ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन डाइवर्स। तो जो वेरिएशन होता है ये अलाउ अनुमति प्रदान करता है एक ऑर्गेनिज्म को, यानी कि एक जीव को, एग्जिस्ट इन डाइवर्स यानी कि मौजूद में जो विविधताएं होती हैं, हैबिटेट्स यानी कि जो उनका हैबिटेट्स, और नैकी मीन्स होता है उनके आवास के लिए, यानी कि जो विभिन्नताएं होती हैं वे एक जीव के लिए मौजूद जो भी विविधताएं होती हैं उनके आवास के लिए किस प्रकार से होता है, ये इन इट्स एब्सेंस, ये इनकी अनुपस्थिति, अ स्पीसीज एक जाति में रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, जो रिमेन मीन्स होता है रहना, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है एक प्रतिबंधित स्थान में, अ पर्टिकुलर एरिया एक विशेष स्थान में एक जीव के लिए किस प्रकार से रहना प्रतिबंधित है, ये इफ दिस एरिया गेट्स ड्रास्टिकली अल्टर्ड, यदि यह क्षेत्र काफी बदल जाता है, ड्रास्टिकली अल्टर्ड मीन्स होता है काफी बदल जाता है, ड्यू टू वेरियस नेचुरल मैन मेड कॉजेज, आदमी के कारण, प्रकृति में विभिन्न प्रकार से आदमी के कारण यदि वो काफी बदल जाता है, द स्पीसीज में बी वाइप्ड आउट, तो उस स्थान से बदलाव के कारण उस स्थान से उस जाति का सफाया हो जाता है, वाइप्ड आउट मीन्स होता है उस जाति का क्या हो जाता है, सफाया हो जाता है। However, जैसे कि if some variations are present in few individuals, यदि ये असमानताएं, ये विभिन्नताएं एक एकल व्यक्ति में उपस्थित होती हैं, इट वुड हेल्प टू कॉलोनीज
जो एक समूह के लिए तो लाभदायक हो सकती हैं, अदर हैबिटेट एंड सर्वाइव, उनके आवास के लिए, उनको जीवित रहने के लिए। बट इफ वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, परंतु ये विभिन्नताएं एक एकल व्यक्ति में मौजूद रहती हैं, एकल जीव में, there there would be a very little chance for it to survive। तो इस दशा में यदि ये विपरीत दशाएं एक इंडिविजुअल्स में बसी रहती हैं तो उसका सरवाइव करना यानी उसका जीवित रहना क्या होता है, बहुत कठिन हो पाता है। इसलिए यदि एक स्पीशीज में प्रतिकूल भिन्नताएं होती हैं उसके बाद भी वो क्या होता है, जीवित, उनमें से कुछ जीवित रह सकते हैं। यदि एकल जीव के लिए प्रतिकूल वातावरण हो जाता है तो उसके बचे रहने की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो बच्चों ये क्या होता है, या तो भोजन के कारण भी हो सकता है, जैसे अगर कहीं पर, और ये उनके कलर, जैसे कहीं पर कीटों का समूह है, ये हरे रंग के कीट है तो उनमें कुछ, जैसे 10 हरे रंग के कीट है उनमें से 3 फिर काले रंग के कीट आ जाते, तो हरी पत्ती में क्या होगा, हरे रंग के पत्तियां, जो कीट होंगे वो तो दिखाई नहीं देंगे, और जो काले रंग के कीट होंगे वो क्या होंगे, साफ दिखाई देंगे। तो उनकी उसमें बचे रहने की संभावना क्या होगी, दूसरे जो भी कंज्यूमर होंगे उस काले रंग को खाने की कोशिश करेंगे, और तो उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, कम होती जाएगी अगली पीढ़ी में। ऐसे ही यदि भोजन का अभाव हो जाए तो भोजन की कमी के कारण भी वो जीव कम हो सकते हैं। तो ये अनेक प्रतिकूल दशाएं हो सकती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है जिनसे वे लाइव नहीं रह पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज बाइनरी फिशन differ from multiple fission? Differ from multiple fission। तो कैसे द्विखंडन, बाइनरी फिशन में होता है द्विखंडन, मल्टीपल फिशन बहुखंडन से भिन्न है, कैसे द्विखंडन बहुखंडन से भिन्न है, ये हमसे पूछा है। तो बच्चों बाइनरी फिशन में समझेंगे आप, बाइनरी फिशन में द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फ्रॉम 2 न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसमें जो पेरेंट्स के द्वारा जो नए इंडिविजुअल बनते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वह 2 भागों में टूट जाते हैं। लेकिन मल्टीपल फिशन में ऐसा नहीं होता है, द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फ्रॉम मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दो से अधिक भागों में जो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं वे टूट जाते हैं। अब बाइनरी फिशन में सेकंड पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये जब वातावरण में तो दूसरा पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये कब होता है बाइनरी फिशन, जब प्रतिकूल
परिस्थितियां होती हैं किसमें, वातावरण में जब प्रतिकूल पर्यावरण में जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब ये बाइनरी फिशन की दशा होती है। और जो मल्टीपल फिशन होता है वे ये बाइनरी फिशन अनुकूल दशा में होता है यानी कि फेवरेबल कंडीशन, और जो मल्टीपल फिशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये होता है। यानी बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में होता है और मल्टीपल फिशन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। थर्ड पॉइंट है बाइनरी फिशन में इट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, ये कैसे जीव में होता है, लाइक अमीबा, क्या है अमीबा, ये यूनिसेलुलर पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम होता है बाइनरी फिशन। और जो मल्टीपल फिशन होता है ये होता है प्लाज्मोडियम, और लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में ये कूल एंड हीट, टेम्परेचर कूल एंड हीट को अपने आप को बचा करने के लिए ये होता है। हाँ जी, बोलो 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 बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा, पहले से आवाज नहीं आ रही। तो ध्यान देंगे। तो बाइनरी फिशन में पहले से समझेंगे इसको, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फ्रॉम टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ये यानी कि एक जीव से दो जीव बनते हैं किसमें, बाइनरी फिशन में। और मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक जीव से द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फ्रॉम मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम, यानी एक जीव से अनेक जीव इसमें बनते हैं किसमें, मल्टीपल फिशन में। सेकेंड पॉइंट है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो जब पर्यावरण में क्या होंगी, अनुकूल दशाएं होंगी, उस दशा में ये बाइनरी फिशन होता है। और मल्टीपल फिशन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल दशाओं में ये होता है। थर्ड पॉइंट है बाइनरी फिशन में इट टेक्स प्लेस ऑर्गेनिज्म, ये किन में होता है, ये अमीबा में और पैरामीशियम में। और जो मल्टीपल फिशन होता है ये किस में होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों, तो ये प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ, ये भी यूनिसेलुलर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म benefited benefited if it reproduce through spores, if reproduce reproduce through spores,
हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म, यदि एक ऑर्गेनिज्म जीव लाभदायक होगा, कब, जब वह जनन स्पोर्स के द्वारा वह यदि जनन करता है। तो वह कैसे एक जीव लाभदायक होता है, जब वह स्पोर के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि जनन करता है। तो बच्चों स्पोर, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा स्पोर, ये है स्पोर्स और ये क्या है, राइजोपस। राइजोपस है ये, स्पोर के द्वारा इसमें क्या होता है, रिप्रोड्यूस कैसे होता है ये। स्पोर्स आर टीनी, टीनी मीन्स महीन कण होते हैं जो टीनी, स्पेरिकल, स्पेरिकल मीन्स होता है गोल, और ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक विधि के द्वारा इनमें जनन होता है। दे आर कवर्ड विद हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल, और ये एक ढके रहते हैं एक मजबूत सुरक्षात्मक भित्ति के द्वारा। दिस एनेबल देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान कराती है। ये कवर क्या करती है, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन में उन्हें सुरक्षा कराती है। दे कैन ओनली जर्मिनेट, वे तब जर्मिनेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, और जब भी अनुकूल दशा आती है तो वे उनसे निकल जाते हैं, और देयर बाय बेनिफिटिंग द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डाइंग आउट, और इसके बाद वे बाहर निकल करके क्या हो जाने लगते हैं, जर्मिनेट करने लग जाते हैं। इस प्रकार से ये रिप्रोड्यूस में हेल्पफुल होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू थिंक of reasons why more complex organism, why more complex organism cannot give rise cannot give rise cannot give rise to new individuals to new individuals through regeneration, through regeneration रीजनरेशन में इसका होता है पुनरुद्भवन। तो ये क्या पूछा है, कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्या कारण, रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स, क्या इन कारणों के बारे में सोच सकते हैं। वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो जटिल जीव होते हैं, कैन नॉट गिव राइज, वो उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, टू न्यू इंडिविजुअल्स, वो न्यू नई जाति को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, थ्रू रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के द्वारा वो नई जाति को क्यों उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान देंगे आप, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेल बाय सेल। तो बच्चों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेल बाय सेल। तो ये जीव कोशिकाओं के द्वारा जनन नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सिंपली रैंडम
रिप्रोड्यूस कलेक्शन ऑफ सेल्स, क्योंकि इनमें बिना सोचे समझे जनन नहीं होता है, कोशिकाओं के द्वारा इनमें जनन नहीं होता है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, और उनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और सेल्स ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू, और कोशिकाओं का क्या ऑर्गेनाइज कर, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। एंड टिश्यूज इनटू फॉर्म स्पेशलाइज्ड सेल्स, और सेल्स ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू एंड टिश्यू इनटू ऑर्गन्स। तो एक स्पेशलाइज्ड सेल का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। और टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्गन्स यानी अंग कहलाता है। विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस इन द बॉडी, और वे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की स्थिति इनकी पाई जाती है, यानी विशिष्ट प्रकार के अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन, और जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें वो जटिल होते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मोरओवर सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन पोजेस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। तो सिंपल मल्टीसेलुलर यानी कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव कैन पोसेस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, उनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हैव नो सच स्पेशलाइज्ड सेल, और जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनमें विशेष प्रकार की सेल पाई जाती हैं, विच हैव द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और उनमें नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। बट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, परंतु जो जटिल जीव होते हैं, दे हैव नो सच स्पेशलाइज्ड सेल, उनमें विशिष्टीकृत कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिस कारण से उनमें ये जो न्यू इंडिविजुअल रीजनरेशन के द्वारा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन practiced for growing some types of plants? Question number 6. Why is vegetative propagation, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स होता है कायिक जनन। कायिक मतलब क्या होता है, शरीर का भाग, पार्ट ऑफ बॉडी। प्रोपेगेशन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। तो कायिक जनन में किस प्रकार से कुछ पौधों को उगाया जाता है, किस विधि के द्वारा कुछ पौधों को उगाया, इस विधि के द्वारा कुछ पौधों को उगाया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कायिक जनन के द्वारा कैसे पौधों को उगाया जाता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं। जैसे फर्स्ट कारण है प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो ऐसे पौधे क्या करते हैं, ऐसे पौधों के जो बीज बनते हैं वह जनन के योग्य नहीं होते हैं। कैन बी प्रोपेगेटेड बाय दिस मेथड,
इसलिए उनको इस विधि से उगाना क्या है, इस विधि से उगाया जाता है, उगाया जा सकता है। सेकंड है इट हेल्प टू ग्रो प्लांट्स बियरिंग सुपीरियर ट्रेड्स। तो ये सहायक होते हैं ग्रो प्लांट पौधों को उगाने में, बियरिंग सुपीरियर ट्रेड्स। सुपीरियर मीन्स होता है बेहतर लक्षण, बेहतर तरीके से इनको उगाया जाता है। सीड्स कैन बी प्रोपेगेटेड बाय दिस एज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स प्लांट। और ये क्या होते हैं, अपने अपने जनकों के समान ही ये पौधे होते हैं। थर्ड है इट यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विच रिक्वायर अ लॉन्गर टाइम टू ग्रो एंड बिकम मैच्योर। तो इस विधि के द्वारा उन पौधों को उगाया जाता है जो लंबे समय तक उगते ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं और मैच्योर बनते हैं, परिपक्व बनते हैं, बिकम मैच्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन essential part of the process of reproduction? Why is DNA copying is essential part of the process of reproduction? यानी कि जनन में डीएनए की प्रतिकृति बनना किस प्रकार से महत्वपूर्ण भाग है।